अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उसमें हम फ्लोज इन पाइप्स एंड ओपन चैनल फ्लोज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में गिवन होगी कि हम एमसीक्यूज में से जो प्रॉपर सिलेक्शन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज की तरफ। और फर्स्ट एमसीक्यू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज is a major loss: frictional loss, shock loss, entry loss, and exit loss. First of all, we have to check out that what is major loss. मेजर लॉस के अंदर बेटे ये याद रखें कि हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो सिचुएशंस है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो लॉसेस हैं वो लॉसेस ड्यू टू जो फ्रिक्शंस हैं वो मेजर लॉस के अंदर थे, एल्बोज, बैंड्स। वो माइनर लॉसेस के लिए लीकेजेस, वो जो लॉसेस हमने डिस्कस किए थे दे वर अबाउट माइनर लॉसेस। तो मेजर लॉसेस की बात हो रही है तो मेजर लॉसेस होती हैं ज्यादातर फ्रिक्शंस की वजह से। शॉक लॉसेस या एंट्री लॉसेस, एंट्री एग्जिट और शॉक्स पे या लीकेज की वजह से जितने भी लॉसेस थे इनको हमने माइनर लॉसेस की कैटेगरी के अंदर प्लेस किया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो फ्रिक्शनल लॉस है यही एक रीजन है हमारे पास मेजर लॉस की। तो हमारे पास क्या आंसर होगा इसका? आंसर ए, द मेजर लॉस फॉर अ फ्लो थ्रू द पाइप्स इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। तो ये देखें, मेजर लॉस जो है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से है। सो ऑल अदर लॉसेस आर कंसीडर्ड टू बी माइनर लॉसेस। बाकी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, इनलेट, एग्जिट, लीकेजेस, ये तमाम की तमाम हमने माइनर लॉसेस कैटेगरी के अंदर डिस्कस की थी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है, ये एक्चुअली मेरे पास स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, मैं इसको जरा एडजस्ट कर लूं। वेट, well, a few controls were basically disturbing me during recording. Okay, which property of the fluid account for the major loss in pipes? इनमें से कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो कि मेजर लॉसेस के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है? वेदर डेंसिटी के डेंसिटी मेजर लॉसेस में अपना रोल ज़्यादा प्ले करती है। डेंसर या रेयर मीडियम होने से हमारे पास जो लॉसेस हैं उन पे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसी तरीके से हमारे पास, और कंप्रेसिबिलिटी भी अपना रोल प्ले नहीं करेगी। जबकि विस्कोसिटी जो है दैट इज बेसिकली रेजिस्टिव मैयर बिटवीन फ्लूइड लेयर्स। तो इसको हम क्या कहेंगे कि सी जो आंसर है हमारे पास, दैट इज द मेन काज ऑफ द that basically accounts for the major losses in pipes. This resistance arises due to the presence of viscous property of the fluid. So viscosity is the responsible one for major losses. Well, the frictional resistance for fluid in motion is, frictional resistance क्या है हमारे पास? Proportional to the velocity in laminar flow and the square of the velocity in turbulent flow। हाँ जी, ये हमने जब डिस्कस की थी इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड square root of its velocity in terms of turbulent flow। proportional to the square of the velocity in laminar, no, square of the velocity turbulent के लिए हमारे पास था कि प्रोपोर्शनल है, और लैमिनर के लिए हमारे पास डायरेक्ट वेलोसिटी की रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि लैमिनर के अंदर जितनी ज़्यादा हमारे पास वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्सेस उसके अंदर
अपना रोल प्ले करती हैं। प्रोपोर्शनल टू द बोथ लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, नो, लेमिनर और टर्बुलेंट दोनों के लिए हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होती। एक में वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, एक में स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल। ये देखें, हाँ जी, फर्स्ट ही इसका आंसर है कि प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी इन लेमिनर फ्लो एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी इन टर्बुलेंट फ्लो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द फ्लूइड फ्रिक्शन। This is proportional to the velocity for laminar flow, and this is proportional to the velocity square for turbulent flow. Frictional resistance of the fluid in motion is dependent on pressure for both laminar and turbulent flow. Frictional resistance independent of pressure for both laminar and turbulent flow, depends upon the pressure for laminar and independent of pressure in turbulent, independent of pressure in laminar and dependent on the pressure for turbulent. तो जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं हमारे पास, बेसिकली इनका वेलोसिटी के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन प्रेशर के साथ हम जो है इनको डायरेक्टली रिलेट नहीं करते। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर इन बोथ लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। लॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द pressure for both laminar and turbulent flow. Well, the frictional resistance for fluid in motion is inversely proportional to the square of the surface area and inversely proportional to the sphere of surface area of contact, proportional to the square of the surface area of the contact, proportional to the surface area of the contact. तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का हमारे पास जो रिलेशन है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द contact. Laws of fluid friction, the frictional resistance is proportional to the surface area of the contact for both laminar and turbulent flow. जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड इन मोशन वेरीज slightly with temperature for both laminar and turbulent flows, considerably with temperature for both laminar and स्लाइटली और कंसिडरेबली का मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि टेम्परेचर से अगर कम फर्क पड़ता है, कंसिडरेबली अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो हमारे पास जो सिचुएशन होती है फ्लूइड्स इन मोशन में, तो उसमें याद रखिएगा कि हमारे पास लैमिनर फ्लो के अंदर चूँकि मोशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो टेम्परेचर इफेक्ट्स अपना बड़ा ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। कंसिडरेबली बोथ लैमिनर नहीं, कंसिडरेबली टेम्परेचर विद लैमिनर, ये तो लैमिनर फ्लो के लिए टेम्परेचर का रोल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि इतनी तेज़ी से मूव नहीं कर रहा होगा, तो टेम्परेचर इफेक्ट्स जो हैं वो अपना रोल फुली प्ले करेंगे। जबकि जब वो टर्बुलेंट फ्लो है, फास्ट मूविंग है, तो तब हमारे पास जो टेम्परेचर इफेक्ट्स हैं वो अपना रोल इतना प्ले नहीं करेंगे, तो स्लाइटली चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन टर्बुलेंट फ्लोज। Here is the D. According to the laws of fluid motion, the frictional resistance of the fluid in motion varies considerably with temperature for laminar flow and slightly with temperature for turbulent flow. तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। Energy gradient line takes into consideration potential and kinetic heads only, potential and pressure heads only, kinetic and pressure heads only, and potential and kinetic। तो ये हमारे पास जो एनर्जी ग्रेड लाइन है, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल, ये बेसिकली हमारे पास टोटल एनर्जी जो है, दैट इज टोटल हेड इज प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड एंड द वेलोसिटी हेड। तो इसके अंदर पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड और प्रेशर हेड तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो टोटल ई को हम क्या लिखते थे, पी पी रो 1/न्यू की फॉर्म में। ओके,
इसी तरीके से z जो पोटेंशियल की फॉर्म में था, और v²/2g जो कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मौजूद थी। तो जो आप लोगों ने रिलेशन जब इसका किया होगा, जब हम इसको देखा करते थे एनर्जी को, जब हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी टोटल एनर्जी की जो फॉर्म लिखी थी E, तो वो भी हमारे पास क्या होती थी U जो कि हमारे पास U+v²/2 और gz। तो उसके अंदर जो U फॉर्म था, जो इंटरनल हमारे पास था, दैट वाज प्रेशर हेड। नेक्स्ट हमारे पास Z जो है वो gz की फॉर्म में जैसे एनर्जी के अंदर नजर आता था, वो पोटेंशियल हेड होते थे, और ये v²/2g ये हमारे पास काइनेटिक जो लॉसेज हैं, ये काइनेटिक हेड्स जो हैं वो टर्म्स मौजूद हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास, इसका मतलब हमें पता चल गया कि जब हम बात कर रहे होते हैं एनर्जी ग्रेडियंट्स की, तो उसके अंदर हमारे पास ना सिर्फ पोटेंशियल हेड्स बल्कि काइनेटिक हेड्स, क्योंकि p/ρ की फॉर्म में आप लोगों को नजर आ रहे होते थे, और इसी तरीके से काइनेटिक और पोटेंशियल हेड्स तीनों का जो है वो सम होता है। ओके जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस takes into consideration potential and kinetic heads only, potential pressure head only, kinetic and pressure heads only, potential and kinetic and pressure heads only। अच्छा, ये इसके अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की, तो उसके अंदर जो काइनेटिक पार्ट है वो एक्सक्लूड होता है। ये देखें, उसमें हम v² HP प्लस v²/2g लिखा करते थे, तो p/ρ प्लस z जो है, इसको छोड़ के बाकी जो पार्ट था v²/2g वो एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ें बच जाएंगी, जिसे हम कह रहे होते हैं कि पोटेंशियल, और बेसिकली दिस इज piezometric head only। ये that shows that hydraulic grid line is obtained by plotting piezometric heads at various points in the axis। और piezometric head जो p/ρ प्लस z है, यानी कि वो पहले वाले जो दो हैं हमारे पास, तो इसके अंदर प्रेशर हेड और जो पोटेंशियल हेड है, ये दोनों इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड दोनों को उसने कहा है। तो पोटेंशियल जो है वो हेड वो हमारे पास z की फॉर्म में है, और प्रेशर हेड जो p की फॉर्म में। ठीक है जी, ये piezometric हेड भी इसको कहते हैं हम, जो कि बेसिकली हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को ऑब्टेन करने में हमें हेल्प आउट करता है। Which of the following is true? Energy grid line always drops in the direction of C. Energy grid line always rises in the direction of flow. Uh, this always remain constant. This may or may not in the direction of flow. तो एनर्जी ग्रिड लाइंस जो हमारे पास हैं, उनकी अगर आप लोग बात करें, तो इसका जो ग्राफ हमने बनाया था एनर्जी ग्रिड लाइंस का, वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड था लॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर याद हो। तो हमने जो रेक्टेंगल्स बनाई थी, उनके अंदर जो एनर्जी ग्रिड लाइंस को डिफाइन ड्राइव किया था, वो इस तरीके से डॉटेड लाइन कुछ लगाई हुई थी हमने एनर्जी ग्रिड लाइंस बनाते हुए। तो इसका मतलब अलोंग द फ्लो डायरेक्शन ये हमारे पास क्या करता है, ये ड्रॉप करता है, फॉल करता है। तो देख लेते हैं इसका हम आंसर क्या है। ओके, एनर्जी ग्रिड लाइन इज obtained by plotting the total head at various points. Since the total head decreases in the direction of flow, energy grid line will also drops in the direction of the flow. Well, ji, which of the following is true? Hydraulic grid line always drop in the direction of the flow. Hydraulic grid line always rises in the direction, remain constant, may or may not in the direction of the flow. हाइड्रोलिक ग्रेड लाइंस जो होती हैं, उनके बारे में हम कोई ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये पिजोमेट्रिक जो हेड है उससे ड्राइव किया जाता है, जैसे हमने p/ρ प्लस z की बात की थी। ठीक है जी, तो दरमियान में जो प्रेशर है, प्रेशर और पोटेंशियल
हेड्स का जो सम था हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर अपनी मर्जी से कहीं पे भी कम ज्यादा हो सकता है, इस वजह से हाइड्रोलिक ग्रेड लाइंस के बारे में कोई वाज़ेह इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट हाइड्रोलिक ग्रेड लाइंस मे चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, मे और मे नॉट, दोनों ऑप्शन उसके अंदर आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन विल नेवर बी अबव द एनर्जी, हाँ जी ये तो कंफर्म है कि एनर्जी ग्रेड लाइन के अंदर हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन उससे नीचे होंगी, एनर्जी ग्रेड लाइन जो उससे ऊपर होंगी, उससे ऊपर नहीं हो सकता, यही ट्रू है वैसे तो। विल नेवर बी अंडर, नीचे नहीं होगा, ये बात गलत है, नीचे ही होता है हमारे पास, अंडर ही होता है। विल नेवर कोइंसाइड विद एनर्जी ग्रेड लाइन, ये नीचे रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ऊपर बराबर में चला जाएगा, ये भी बात नहीं हो सकती। एनर्जी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन मे और मे नॉट बी अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, नहीं जी ऊपर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारे पास जो टोटल एनर्जी ग्रेड लाइन वो हमेशा हमारे पास ऊपर थी, लेकिन जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है वो उससे नीचे थी, वो आप कम ज्यादा होने से टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, उसको बराबर भी जा सकती थी, और या कम अज कम उससे नीचे रहेगी। तो उसके इन सिचुएशन में हमारे पास इसका जो आंसर बनता है दैट इज आंसर ए। ओके जी, तो ये हमारे पास जो है उससे ऊपर नहीं जा सकते। For a nozzle, the vertical intercept between energy grade line and hydraulic grade line increases, basically vertical intercept decreases, remains constant। अच्छा, जब नोजल की बात कर रहे हैं तो नोजल के अंदर जैसे जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोलिक ग्रेड लाइंस की और एनर्जी ग्रेड लाइंस की, ये दोनों ही हमारे पास नोजल की फॉर्म में कम अज कम जो है वो इंक्रीज कर रही होती हैं। The vertical intercept between energy grade line and hydraulic grade line equals to the kinetic head for a nozzle. The cross-sectional area decreases in the direction of the flow, leading to the increase in the velocity। क्योंकि हमारे पास एरिया जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और वेलोसिटी का टोटल रिलेशन यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल इंटरसेप्ट के साथ होता है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि वर्टिकल इंटरसेप्ट एनर्जी ग्रेड लाइन में और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन में दोनों के अंदर क्या करता है, इंक्रीज कर रहा होता है। हाँ, जब बात हो रही हो डिफ्यूजर की, तो डिफ्यूजर के उसके टोटली अपोजिट काम चलेगा, कि हमने क्या करना है, वो वर्टिकल इंटरसेप्ट बिटवीन एनर्जी ग्रेड लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज इक्वल टू काइनेटिक हेड। तो ये हमारे पास उस डिफ्यूजर के अंदर वेलोसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया के इंक्रीज करने की वजह से क्या करती है, डिक्रीज करती है। नोजल के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि उसके अंदर कन्वर्जिंग पाइप्स होते हैं नोजल के अंदर, जबकि डिफ्यूजर के अंदर ये वैसे कर्व फॉर्म में मैंने इसको नहीं बनाया, वरना इसको आप लोग जो है ना कर्व फॉर्म में, डिफ्यूजर चलो कर्व फॉर्म में बना देता हूँ, ये लेट सपोज कर्व फॉर्म में डिफ्यूजर है। तो इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने की वजह से वेलोसिटी कम होती है, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से इसमें वेलोसिटी बढ़ती है, इसमें डिफ्यूजर के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने की वजह से वेलोसिटी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो इसका मतलब एनर्जी ग्रेड लाइन जो है वो डिक्रीज कर रहे होंगे, तो डिक्रीज वाला ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल ठीक रहेगा। वेल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हेन अ गैस इज पुश थ्रू द पाइप, द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर पाइप वाल्स उनको अट्रैक्ट कर लेती हैं, नहीं जी, जब भी गैस पाइप से जब जाती है तो उनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो अपना रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि उनके दरमियान में कोई ऐसे फोर्सेस उस टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही होती, डिफ्लेक्ट कर सकती हैं, डिसिपेटेड, नहीं जी डिसिपेट भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास जो गैसेस फॉर्म में थ्रू द पाइप्स ले रहे हैं, अगर अट्रैक्शन एब्जॉर्प्शन या डिसिपेशन में से कोई भी प्रोसेस हो तो ऐसा हम कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ये ठीक है जी, सी ही आंसर डिफ्लेक्शन का आएगा, क्योंकि देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन ट्यूब, और ट्रैक्शन नहीं होती, इसी तरीके से एब्जॉर्ब भी नहीं करते, और कोई पाइप जो है जाहिर है वो डिसिपेट का तो कैपेबल होता ही नहीं कि उसको डिसिपेट कर सके, तो इसका मतलब हमारे पास हो गया कि उसके अंदर सिर्फ डिफ्लेक्शन पॉसिबल है।
जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हम जो भी बातें कर रहे हैं, जो एमसीक्यूज जो डिस्कस कर रहे हैं, फ्लो इन पाइप से रिलेटेड थे, क्योंकि हम सबसे पहले इंटरनल फ्लोज की बात कर रहे हैं और इंटरनल्स में से सिर्फ हम फ्लोज इन पाइप से रिलेटेड एमसीक्यूज पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो ओपन चैनल फ्लोज हैं, ओपन चैनल फ्लोज को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज ओपन चैनल फ्लोज के कुछ एमसीक्यूज करेंगे और फिर उनका जो है वेटेड एरिया, हाइड्रोलिक रेडियस, ये फाइंड आउट करने के लिए सेपरेट से आप लोगों को एक वीडियो दी जाएगी। If the speed of the sound is much less than, small than, equal than that of gas, the gas density will stay constant. गैस डेंसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड शुड बी लार्जर देन, आई थिंक सो। अगर बड़ी स्पीड के साथ वो मूव कर रहा होगा तो डेंसिटी वेरिएशंस नहीं होंगी। हाँ जी, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर स्पीड ऑफ साउंड बहुत स्पीड से स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा होगी और गैसेस की निस्बत, तो गैस डेंसिटी पे जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गैस भी ज़ाते खुद जो है वो गैस की अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर उसकी जो डेंसिटी है उसके ऊपर क्या पड़ सकता है, हमारे पास डिफरेंस आ सकता है। अंडर सच सिचुएशन द गैस डेंसिटी विल एबल टू स्टे कांस्टेंट, इफ दे आर इक्वल डेंसिटी विल गेट compressed। ऑब्वियसली गैस अगर फास्ट मूविंग हो जाएगी तो डेंसिटी वेरी करेगी, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से करीब आने की कोशिश कर रहे होंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है आइसेंट्रोपिक नोजल्स। नोजल फ्लो स्टेट्स दैट about the movement of a gas. Isentropic nozzle flow states about the movement of a gas of a fluid through a narrow orifice without an increase or decrease in। याद रखिएगा आइसेंट्रोपिक में प्रेशर, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, इन सारों का हमें नहीं पता कि ये आइसेंट्रोपिक फॉर्म के अंदर कम ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते। लेकिन एक बात हमें पता है कि एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट्स। और ये हमारे पास उसने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया है कि दिस इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ये हमने ब्रीफली इसको डिस्कस भी किया हुआ था। इट्स थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी एंड एट नोजल deals with the thermodynamics, entropy is the right choice. The other options are not parameters of entropy। asymptotic के फॉर्म में हमारे पास जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक ही है विच इज एंट्रोपी, तो यही इसके साथ टोटली रिलेट कर रही होगी। In fluid dynamics, the velocity of the fluid in the stagnation point is stagnation point की जब हम बात कर रहे होते हैं तो stagnation point तो है ही वही कि जहाँ पर लोकल फील्ड वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। स्टैग्नेशन पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाती है जी, where no movement of the fluid here, when there is no movement the velocity will be zero, hence the right choice is zero। Stagnation states is obtained after a dash to zero velocity, accelerating, decelerating, equilibrium, exponentia। ओके जी, ऑब्वियस है कि हम जब भी फ्लूइड मूव कर रहा हो किसी भी पर्टिकुलर या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और उसको बाद में जीरो वेलोसिटी पे लेके आना है तो एक्सेलरेट तो हम कभी भी नहीं करेंगे, तो डिसेलरेट ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसकी जो एक्सेलरेशन है उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ये भी कह सकते हैं या डिसेलरेशन होगा, तो दोनों ही चीजें हम कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। Initially, the flow has a velocity and its stagnant state, the velocity is zero. It means we have to force the fluid to at rest. So we have to decelerate the flow. Okay, ji. To refrain from separation in subsonic nozzle, the expansion angle must not be more than। तो ये याद रखें अगर आप लोग चाह रहे हैं to refrain the separation, then its angle should be
तो याद रखें मोर देन 10 डिग्री की फॉर्म में हमारे पास तमाम पे सेपरेशन बहुत ज़्यादा अकर कर रही होगी, लेकिन लेस देन 10 डिग्री पे हमारे पास सेपरेशन से आप लोग बच सकते हैं। तो हम कहेंगे कि लेस देन 10 डिग्री इसके लिए हमारे पास होना चाहिए। If the angle is more than 10 degree, there will be a drift amidst the nozzle. At the angle more than 10 degrees, the separation will occur. ये कंफर्म बात है कि 10 से ज़्यादा जब भी हो जाएगी तो मतलब 15 के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था एक तो एग्जांपल लेकर कि 15 डिग्री के लिए फिर सेपरेशन जो है वो हो रही होती है। तो 15 से लेस का यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो 10 है। तो मिनिमम वैल्यू बेसिकली 10 डिग्री है सेपरेशन के लिए। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सेपरेशन ना हो और वो फ्लूइड दोबारा जो है वो साथ ही अटैच रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सपेंशन एंगल है दैट शुड बी लेस देन 10 डिग्री। नॉट मोर देन का मतलब ये हुआ कि दैट शुड बी लेस देन 10 डिग्री। गैस फ्लोज थ्रू द नोजल फ्रॉम एन एरिया ऑफ प्रेशर area of through the nozzle from an area of this is called chamber। अच्छा, चैम्बर के अंदर याद रखिएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या कर रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं नोजल के अंदर। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में वेलोसिटी कम थी, बाद में जब नोजल की बात आ रही होती है तो वेलोसिटी कम थी एरिया ज़्यादा होने की वजह से, और प्रेशर जो है वो हाई था। बाद में जब एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी हाई हो गई और प्रेशर जो है वो लो हो गया। तो इस वजह से एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये जो है ट्रेवल कर रही होती है। ओके जी, राइट चॉइस इज आंसर ए। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल इज आल्सो नोन एज पास्कल्स नोजल, बर्नौलीज नोजल, ट्रेस्लीज नोजल एंड डिलावल्स नोजल। ये याद रखिएगा, जो हम डिस्कस कर रहे थे कंप्रेसिबल फ्लोज में, उसमें एक टॉपिक अभी जो हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक्स में, डिलावल्स नोजल। ये जो नोजल है इसको हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल का नाम भी देते हैं, जिसके अंदर हमने नॉर्मल शॉक्स के बारे में डिस्कशन करनी है फर्दर। तो दिस इज बिकॉज दिस नोजल वाज इन्वेंटेड बाय कार्ल डिलावल, तो इस वजह से उसकी नेम पे इसको जो है वो डिलावल्स नोजल का नाम भी दिया जाता है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल को। When the pressure chamber is big, the flow velocities are large, negligible. Obviously, when the pressure is high, velocity is low, and here pressure is very big, so the velocity is very low. Large, negligible, constant, increasing. So here we have in terms of a synonym to uh, low as a negligible. So we may say that its velocity should be negligible. So the right choice should be the option B. When the chamber is large, the area is high, the velocity is inversely proportional to the area. So in a large chamber, the flow velocity will be less, it will be negligible. For compressible, sorry, I think so. For compressible ideal gas, mass flow rate depends on parameters such as flow area, pressure, temperature, properties of the gas, and Avogadro's number, Mach number, Reynolds number, Lagrange number. Compressible flows basically depends कर रहे होते हैं mass flow rate. For compressible ideal gases, mass flow rate depends upon प्रेशर पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड कर रहा होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। और ये नंबर्स, इनमें रेशियोज आप देखें, हमारे पास जो रेनल नंबर है वो हम बात कर रहे होते हैं विस्कोसिटी के मीनिंग में, लेकिन
जो मैक नंबर है ये स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब फ्लो एरिया की बात हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली स्पीड पे भी डिपेंड करना चाहिए, वेलोसिटीज पे भी डिपेंड करना चाहिए। तो वेलोसिटीज को डिपेंड करने के लिए यहाँ पर मैक नंबर सबसे ज्यादा सुटेबल हमारे पास नंबर है। ओके, mass flow rate should depends upon the velocity. Here Mach number denotes the velocity, so the Mach number gives the right choice. Well, where is a water hammer developed? तो वाटर हैमर का जब हम डिस्कशन की थी तो याद रखिएगा फ्रॉम डैम टू टर्बाइन उसके दरमियान में एक जो है वो रीजन हमने जनरेट किया होता है, एक वाल वर्टिकल जो है वो वर्टिकल वाल पाइप टाइप का स्ट्रीम जनरेट करते हैं, दैट इज पेन स्टॉक। तो पेन स्टॉक पे वाटर हैमर क्या होती है, डेवलप होती है। Water hammer is developed in a penstock is developed due to the reduction of load in generator. This reduction causes governor to close turbine gates and thus creating an increased pressure in the penstock. Okay, गेट क्लोज करने की वजह से फौरन जो है ये वाटर हैमर से रिलेटेड अब एमसीक्यूज आ गए हैं। वाटर हैमर इज डेवलप्ड in the power plant. Obviously it's totally related to the water hydro property, not a solar property, nuclear, not a wind, so it's a hydro power plant. तो ये ऑब्वियसली हमारे पास प्रेशर सर्ज है या वेव है जो कि पाइपलाइन में होती है, फोर्सफुल स्टॉप पे जो वाटर है जिसकी वजह से वाटर हैमेज जो हमारे पास इट हैपन्स मेनली व्हेन द वॉल्स क्लोज सडनली उनको क्लोज किया जाता है, उसकी मोशन एब्रप्टली चेंज होती है और वो अपने फोर्सफुली उसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करता है बड़े तेजी के साथ। तो इट्स बेसिकली हाइड्रो प्रॉपर्टी, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स में यूज होता है हमारे पास ये जो है वाटर हैमर। वेल जब वाल्स को एब्रप्टली क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल प्लेस to build a hydroelectric power plant? ओके, हाइड्रो पावर प्लांट्स को सबसे ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि जो डैम्स जैसे कि हम बनाते हैं बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स के लिए बनाए जाते हैं, तो ये ज़्यादातर यूँ कह लें कि पहाड़ों के ऊपर या फिर किसी ऊंची जगह पर बनाया जाना चाहिए। तो डेजर्ट्स में कभी भी नहीं बनाए जाएंगे जो ये प्लेसेस हैं, ग्रास लैंड में भी नहीं बनाए जाएंगे, अंडरग्राउंड में नहीं बनती, हिली एरियाज के अंदर ये बनाए जाते हैं पहाड़ों के ऊपर उनके दरमियान में। जैसे कि जिसके बेस्ट एग्जांपल है आजकल हम दयामिर भाषा डैम जो बना रहे हैं, तो जिस तरह के कालाबाग डैम की बात होती है कि उसकी जो लोकेशन है जो भी है, तो ये हिली एरियाज के दरमियान में सबसे ज्यादा सूटेबल है। हिली एरियाज आर द मोस्ट preferred areas to build a hydroelectric power plant. Hilly areas are preferred because dams plays an important role. Building a dam in hilly areas is easier because large reservation can be obtained. क्योंकि obviously side walls आप लोगों को मिल जाते हैं in terms of hills, तो वो hilly areas जो हैं सबसे ज़्यादा prefer किए जाते हैं इस काम के लिए। In a hydroelectric power plant, where is the penstock used? तो याद रखिएगा ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम बात कर रहे होते हैं टर्बाइन के बाद, बेसिकली टर्बाइन के बाद इसको लगाया जाता है बिटवीन डैम एंड टर्बाइन एंड, हाँ जी, डैम और टर्बाइन के बीच में, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उसके दरमियान में ही ये जो हमें लगाते हैं। टर्बाइन और डिस्चार्ज ड्रेन नो नो, टर्बाइन और हीट एक्सचेंजर नो, हीट एक्सचेंजर फ्लड ओके जी। These are basically its commercial method. Penstock is closed conduit. It is connected in between dam and the turbine in the hydro station. तो obvious है कि हमने कहा हुआ अगर पेनस्टॉक जो है वो डैम और टर्बाइन के दरमियान में ही जनरेट की जाती है। What is the function of pump storage scheme? पंप स्टोरेज स्कीम क्या काम करती है? पंप स्टोरेज स्कीम का मतलब ये होता है कि ये मैक्सिमम जो है वो स्टोरेज हो सो दैट कि इसको बाद में यूटिलाइज किया जा सके। पावर फैक्टर को, मैस फैक्टर को, वॉल्यूम फैक्टर को या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को,
तो जब हम पंप स्टोरेज की बात कर रहे हो तो इससे वॉल्यूम या पावर या मास फैक्टर इंक्रीज नहीं होता, बल्कि जो कैपेसिटी है प्लांट की वो जो है इंक्रीज हो रही होती है। In a hydroelectric power plant, the main function of the pump storage scheme is to make more water available during any deficiency. तो इट का मतलब ये होगा कि it strengthens the economic factor of the hydroelectric power plant. So it's basically related to the economic factor that in terms of any deficiency, water should be available uh, for the plant, hydroelectric plant. So the best choice is capacity factor, to improve the capacity factor. What is the aim of the pipe network analysis? Pipe network analysis क्यों किया जाता है? Determine the mass, volume or flow rates and the pressure drops to determine the cross sections of the pipe. Cross sections, masses और volume जो हैं वो तो हमारे पास सेम रहेंगे। पाइप नेटवर्क एनालिसिस को किया जाता है कि उनमें से फिर जो है वो फ्लो रेट कितना होगा और इस दौरान जो है वो प्रेशर वेरिएशन क्या आएंगी। ओके जी, बेस्ट चॉइस इज ओके सी। Pipe analysis and analysis that is carried out in the various aspects is mainly in concentrates on the fluid through the hydraulic network. Hydraulic networks are the networks that contain several interconnected branches. ये हमारे पास पाइपिंग सिस्टम है जब एक से ज़्यादा सेवरल पाइप्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, और ये इसके अंदर इसको स्टडी करने का मतलब ये होता है कि हम प्रेशर ड्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर सकें और द फ्लो रेट्स हैं थ्रू दीज पाइप्स जो हैं उनको डिस्कस कर सकें। Steady state flow must satisfy Kirchhoff's law, Newton's law, Rutherford's experiment, Kepler's law। ये बाकी तो irrelevant है। न्यूटन लॉ भी हम नहीं, क्रिचॉफ्स लॉ ठीक है कि जितना फ्लूइड इन है उतना ही आउट हमारे पास हो रहा हो। Steady state flow must satisfy Kirchhoff's first and second law. First law states that total flow into the junction equal to the total flow away from the junction, और second law जो है that is conservation of mass कि between two junctions head loss is independent of the path followed, कि आप लोग पाथ जो मर्जी कर लें लेकिन जो हेड लॉस है वो उससे मुतासर ना हो। तो टोटल मास कंजर्व रहे और दूसरा जो है जितना मास इन है उतना ही मास आउट। तो क्रिचॉफ्स लॉ को सेटिस्फाई करना जरूरी है। What are the assumptions made for the fluid flow through a pipe? Fluid inertia is not taken, viscosity is not taken, volume is not considered, mass is not considered। विस्कोसिटी को, वॉल्यूम को, मास को आप कंसिडर ना करें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो जो तमाम की तमाम डिस्कशन है फ्लूइड फ्लो से रिलेटेड हो सके। तो फ्लूइड इनर्शिया इज नॉट टेकन हम कह सकते हैं। ड्यूरिंग अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप देयर इज अ वेरियस डिजाइन कंसिडरेशन, but the two major assumptions are there: the flow is assumed to be fully developed, also fluid inertia is not taken into account। fluid inertia is not taken into account। okay, विस्कोसिटी आइडियल की फॉर्म में हम विस्कोसिटी के साथ कर सकते हैं, लेकिन मेजर अजम्पशन यहाँ पर यही है कि फुली डेवलप है, और जो हमने उसके बाद सेकंड अजम्पशन फ्लूइड इनर्शिया इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। Which among the following is not a global parameter of the fluid? विस्कोसिटी, ऑब्वियसली विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है जो फ्लूइड है। एक्सटर्नल डायमीटर, डेंसिटी एंड मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, डेंसिटी, विस्कोसिटी इन तमाम पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सटर्नल डायमीटर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा के लिए ग्लोबल पैरामीटर नहीं है, क्योंकि पाइप लाइनिंग पैरामीटर्स है ओपन चैनल में, या यूं कह लें कि ये आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, या यूं कह लें कि यूज़ नहीं होता कहीं पे। तो external diameter is not a global parameter, it is one of the most essential pipelining parameters। pipelining parameters में हाँ जी ये important है। it helps in determining the types uh, of the pipe and material to be used for the same। okay,
What is the default value of pipe length? पाइप लेंथ की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास जो पाइपिंग सिस्टम के अंदर, दैट शुड बी मिनिमम, बहुत कम रखनी चाहिए। तो कम अज कम हम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम आम रूटीन में रखते हैं वो इनमें सबसे छोटी वैल्यू जो यहाँ पर है 5 मीटर, दैट शुड बी यूज। Pipeline analysis carried out in various aspects. It's mainly concentrate on the flow through a hydraulic network. After this analysis, they have determined that uh, the default length of the pipe as a 5 meter. Well, what is the best suitable type of pipe? Hard, rigid, tough, malleable. Rigidity होनी चाहिए उसके ना, हार्डनेस की बात नहीं, rigid होना चाहिए। Best suitable parameter to determine the pipe is either rigidity or flexibility. Rigid या flexible हो, it's set, if we set it with rigidity, the compliance of the valves are not taken into account. Flexibility is preferred for metal pipes and hoses. Okay. The flow characteristic of an open channel does not change with time at any point. What type of flow is it? जिसमें with respect to time flow characteristic change नहीं होती, उस टाइप को आप लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंडिपेंडेंट हो तो स्टेडी फ्लो है, टाइम पे डिपेंड कर रहा हो तो अनस्टेडी है। लेमिनर, टर्बुलेंट या यूनिफॉर्म फ्लो का उससे कोई रिलेशन नहीं है। द फ्लो करेक्टरिस्टिक अनचेंज्ड विद टाइम इज अ स्टेडी फ्लो। करेक्टरिस्टिक्स अनचेंज्ड विद स्पेस इज अ यूनिफॉर्म फ्लो। लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो आर क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू रेनल्ड नंबर। बाकियों का क्या है कि हमारे पास जो है वो रेनल्ड के साथ है। रैनल नंबर फॉर अ फ्लो इन अ चैनल, ये चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1000 हो तो क्या है, इसको हमने कैटेगराइज किया था अगर आप लोगों को याद हो कि रैनल नंबर 500 टू 600 जो है लैमिनर है, 500 टू 2000 जो है वो ट्रांजिशन है, 600 टू कह सकते हैं आप लोग, एंड ग्रेटर देन 2000 जो है वो टर्बुलेंट है। तो यहाँ पर बात हो रही है 1000 की, तो दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। अदरवाइज हमने जो स्टार्ट में बात की थी ओवरऑल, तो वहां पर जब हम बात किया करते थे तो लेस देन 2300 में लैमिनर था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2300 पे टर्बुलेंट फ्लो था। लेकिन ये चैनल्स की बात हो रही है तो उसके लिए स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन हमने यूज किया। द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर called as inertial over gravitational forces। तो रो वी डी ओवर म्यू था हमारे पास, रैनल नंबर, स्टोक्स नंबर भी नहीं है। हाँ जी, v ओवर 2d स्केयर रूट, v ओवर जी डी स्केयर रूट, जी डी स्केयर। ओके, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल और इनर्शियल फोर्सेस का जो रिलेशन है वो फ्रूड नंबर था। दैट वाज फ्रूड नंबर, दैट वाज रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, and that is used to classify the flow into critical, subcritical and supercritical flow। तो Fluid number in a channel is 1. What type of the flow is subcritical? Subcritical less than 1 के लिए था, supercritical हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 1 के लिए था, तो क्रिटिकल जो है वो इक्वल टू 1 के लिए था। तो क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल तीनों के लिहाज से एमसीक्यूज आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। हमें कह सकते हैं कि इन केस ऑफ फ्लूइड नंबर लेस देन 1, व्हाट टाइप ऑफ फ्लो इज इट? इट्स सब क्रिटिकल फ्लो। if fluid number greater than 1, what type of flow is it? Supercritical flow। and in case of fluid number equal to 1, it's critical flow। What is the fluid number for the channel having a mean velocity 4.34 meter per second and hydraulic depth of 3 meter? तो इसके लिए आप लोग सिंपली फार्मूला अप्लाई कर दें, v ओवर जी डी स्क्र जो आप लोगों के पास था फ्लूइड नंबर का, तो वहाँ पर g की वैल्यू आप लोग 10 यूज कर लें या 9.8 यूज कर लें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फ्लूइड नंबर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज 0.8 मीटर। दैट इज ऑप्शन डी। वेल,
मीन्स कि यहाँ पर ये ओपन चैनल फ्लो से रिलेटेड हमारे पास डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। ओके, calculate the mean hydraulic radius for a channel having 20 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 50 मीटर फॉर वेटेड पैरामीटर। तो इसके लिए आप लोगों को क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, वेटेड पैरामीटर दिया हुआ है। तो हाइड्रोलिक रेडियस होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ओवर वेटेड पैरामीटर। तो उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास उससे रिलेटेड जो आंसर आएगा दैट इज आंसर ए। ओके, नेक्स्ट वी हैव to calculate mean hydraulic depth of a channel having the top width of 7 meter and cross sectional area of 35 meter square. Now in this case we have top parameter and cross sectional area. So A by T that was hydraulic depth formula, cross sectional area over type top width. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप विड्थ की वैल्यू हाँ जी दी हुई है 7 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 35 मीटर स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 5 मीटर इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। एस्टिमेट द सेक्शन फैक्टर फॉर अ चैनल section having a cross sectional area of 40 meter square and hydraulic depth of 6 meter. Estimate the section factor for a channel. Okay, सेक्शन फैक्टर दैट वाज z a इंटू डी स्क्र रूट। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर डी स्क्र रूट की वैल्यू डी यहाँ पर 6 है, तो 6 स्क्र रूट की जो भी वैल्यू आएगी उसको 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर वेरीफाई करना पड़ेगा। दैट इज एज पर दिस कैलकुलेशन इज 97.9। सो 97.9 इज हेयर फ्रॉम ऑप्शन सी। सो सी इज द बेस्ट चॉइस। Calculate the aspect ratio having channel width of 6 meter and depth of 8 meter. The aspect ratio is depth by width. The depth by width basically 8 by 6 giving 1.33 meter. Here we are basically using the formulas. Estimate the types of flow in a channel having cross-sectional area of 50 meter square and top of the channel is 5 meter. The mean velocity of the flow is 0.1 and absolute viscosity of the water is 0.6. Well, we have to find out type of the flow. It means we have to find out Reynolds number. Uh, for Reynolds number, uh, we have to rho. We should have density. Density is okay. Rho velocity is given. Density should be 1000, may be used for water. Okay, and velocity 0.1. D is not given, diameter is not given, but area and top of the channel, top depth आप लोगों के पास जो है वो टॉप लेंथ और एरिया दोनों गिवन है, तो उससे आप लोग डायमीटर पहले फाइंड आउट कर लेंगे और डायमीटर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें ओवर म्यू। तो विस्कोसिटी की वैल्यू भी चाहिए, विस्कोसिटी की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पर। वेल यहाँ से रैंडम नंबर 1600, तो जो गिवन characteristic थी less than 500 laminar up to 600 basically, and 5 to 2000 transition and more than 2000 turbulent. Here we have 1600 between transition region, so we may say that transition flow. Discharge velocity of the water is in a rectangular channel are 75 cubic meter per second and 5 meter per second respectively. Okay, discharge rate Q 75 cubic meter per second है, velocity V जो है वो 5 है, hydraulic depth being 3 meter, calculate hydraulic radius. तो hydraulic radius is equal to A by D. तो हाइड्रोलिक रेडियस के लिए
एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए, ए की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला जो एरिया का यहाँ पर था, ए इज इक्वल टू हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू एरिया बाय वेलोसिटी। तो अब हमें एरिया जब फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी है, फ्लो रेट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ से आप लोग Q गिवन है, V गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे, Q ओवर V इज इक्वल टू A कह सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर Q इज इक्वल टू ए वी। तो यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। फिर A जो एरिया इज इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर। ओके, यूजिंग एरिया ए ओवर हाइड्रोलिक रेडियस ए ओवर पी, पेरीमीटर है बेसिकली। पी यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पी यूज करेंगे। सॉरी, फार्मूला इसको मैंने रॉन्ग इंटरप्रेट कर दिया। पी, अब मेरे पास ना तो एरिया था ना पैरामीटर, तो एरिया तो हमने इस फार्मूला से यूज कर लिया ना, कि जो हमारे पास ये वाला फार्मूला मौजूद था, क्योंकि क्यू और वी फ्लो डिस्चार्ज रेट और वेलोसिटी दोनों गिवन थे, तो वहां से एरिया आ गया है मेरे पास 15। तो अब मुझे पैरामीटर जब फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर चैनल का, तो रेक्टेंगुलर चैनल का जो पैरामीटर होता है, ऊपर तो हमारे पास ओपन सरफेस है, तो फिर इसकी ये जो हाइट है और ये जो ब्रेड्थ है वो, तो एक चीज मुझे पता है कि डेप्थ इसकी जो है वो 3 है, तो इसकी ये वाली डेप्थ भी मेरे पास 3 होगी। अब ब्रेड्थ नहीं पता, तो मुझे एक चीज तो पता है, इसका एरिया पता है मुझे। एरिया कितना है टोटल, 15। एरिया बराबर होता है ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ब्रेड्थ का कैसे पता चलेगा, तो 15 इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ब्रेड्थ जो है मैं मेरे पास 15 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास 5 आ गया। तो पैरामीटर होगा 3 प्लस 5 प्लस 3, या 2 टाइम्स ऑफ विड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ। तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, तो ये 6 प्लस 5 11 ही आ जाएगा। तो पैरामीटर 11 आ गया, एरिया 15 है, तो 15 बाई 11 जो है वो 1.36 मीटर, ये मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। वेल, नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेट द हाइड्रोलिक डायमीटर्स। ओके, ये अब हमारे पास रेक्टेंगुलर चैनल से रिलेटेड चीजें हैं। हम पहले इसकी हाइड्रोलिक रेडियस, डायमीटर, इनके फार्मूलाज को ड्राइव भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे। हाइड्रोलिक डायमीटर रेक्टेंगुलर डक्ट जिसकी विड्थ और डेप्थ ये है, तो हाइड्रोलिक डायमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2by ओवर b प्लस वाई। ये बेसिकली जो इसकी डेरिवेशन है, इसकी डेरिवेशन अपकमिंग जो वीडियो इसके बाद है उसके अंदर मैं इन तमाम चैनल्स की जो हमारे पास हाइड्रोलिक डायमीटर है, एरिया है, रेडिया हाइड्रोलिक रेडियाई है, इन तमाम की वैल्यूज को फाइंड आउट करके आप लोगों को बताऊंगा। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप लोग हाइड्रोलिक डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट ज्योमेट्रिक पैरामीटर डिटरमाइंस द एफिशिएंसी ऑफ द चैनल। तो कौन सा पैरामीटर है जो यहाँ पर एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करता है, तो वो हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियाई है, जो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर जो है वो एक्ट कर रहा होता है। तो ये एफिशिएंसी को हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो डिटरमिन करता है। वेटेड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल, इसके लिए भी फिर वही बात है कि लेंथ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, उसको मल्टीप्लाई करके बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है। ये आप लोग फाइंड आउट करेंगे, विड्थ दी हुई थी, डेप्थ दी हुई थी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वेटेड डायमीटर आ जाएगा। ओके जी, कैलकुलेट द वेटेड पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर चैनल। विड्थ ये है और डेप्थ ये है, तो डेप्थ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस ये 4.5। तो ये अभी जिस तरह आप लोगों को बताया था कि रेक्टेंगुलर चैनल जो भी होगा, लेट्स सपोज वो इस टाइप का है,
तो ये वैल्यू आप लोगों को दे रखी है उसने, विड्थ जो दे रखी है 3 दे रखी है, ये भी 3 होगी, और ये हमारे पास डेप्थ दे रखी है, और विड्थ जो है वो 4.5 है। तो ऊपर वाली जो सरफेस है वो हमारे पास ओपन सरफेस है। इस वजह से पैरामीटर में तीनों का सम आ जाएगा जो कि 10.5 बन रहा है। वेल, रेक्टेंगुलर चैनल ब्रेड्थ एंड डेप्थ गिवन है, हाइड्रोलिक डेप्थ फाइंड आउट करनी है हमने चैनल की। तो हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू एरिया ओवर टॉप विड्थ। एरिया हमारे पास कैसे आएगा, विड्थ और डेप्थ को मल्टीप्लाई करके, और टॉप विड्थ ऑब्वियसली उतनी ही होगी जितनी विड्थ ऑफ द बॉटम है, तो वो 12 आ जाएगी। तो उसको दोनों को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिक डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इनसे रिलेटेड जो हमारे पास जितने भी फार्मूलाज हैं, इनकी जो डेरिवेशन है अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर होगी। उसके बाद रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजाइडल, जितने भी टाइप्स के ओपन चैनल फ्लोज थे, उसके बाद हमारे जो मैनिंग सेक्शंस हैं, या फिर नेचुरल रिजर्वायर के लिए डिफरेंट फिनोमिनाज, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले उन फार्मूलाज की जिनके अब हम ये जिन फार्मूलाज को यूज कर रहे थे हम बार बार, इन फार्मूलाज की डेरिवेशन आपसे पहले डिस्कस की जाएगी। उसके बाद इन फार्मूलाज का यूजेज हम इंशाल्लाह देखेंगे।